वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि कुंडली में भाव, नक्षत्र और राशि का क्या मीनिंग होता है। एस्ट्रोलॉजी में भाव का अर्थ होता है हमारी भावना, मींस हमारी सोल की वाइब्रेशन कैसी है। फर्स्ट हाउस यानी हमारा लगन, हमारी बॉडी होता है, ऐसी वाइब्रेशन जिसकी वजह से आपका अस्तित्व पहचाना जाता है, आपको लोग कैसे परसीव करते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है, वो आपका फर्स्ट हाउस बताता है। इसी तरह से अलग अलग हाउसेस का अपना अलग अलग एट्रीब्यूट है। जब मैं दुनिया में आई थी तो मेरा लगन बना, मेरे हॉरोस्कोप का फर्स्ट हाउस मैं हूं, तो मेरे हॉरोस्कोप के 12 हाउसेस होंगे। यदि मैं ही नहीं तो मेरा लगन भी नहीं होगा, ना मेरा परिवार होगा, ना मेरा पराक्रम होगा, ना मेरी जॉब होगी, ना मैरिज होगी, ना मेरा लाइफ पार्टनर होगा, ना सोशल सर्कल होगा, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हमारी कुंडली में हमारे लगन को मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि मेरा शरीर ही बीमार रहेगा तो मैं अपने 12 हाउसेस का सुख कैसे ले पाऊंगी, चाहे मेरे पास अथाह रुपया पैसा, बहुत अच्छा परिवार हो, ऐशो आराम हो। हम हॉरोस्कोप में कुंडली में अपनी दुनिया के केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं। यदि मेरा पहला हाउस यानी लग्न मजबूत है तो मैं अपने परिवार, अपने पराक्रम, अपनी जॉब, अपने बच्चे, शादी, भाग्य, कर्म सबको कंट्रोल कर सकती हूं। क्योंकि भाग्य चाहे जैसा भी हो, भगवान ने फ्री विल हमेशा हमारे हाथ में दे रखी है, कर्म की बागडोर हमेशा हमें दी गई है। हमारे पिछले सारे जन्मों के कर्मों की वजह से उसको जब जोड़ घटा करके ईश्वर हमें एक घर में जन्म देते हैं, एक परिवार देते हैं और बाकी सब कुछ देते हैं। हम आगे आगे कैसे कर्म करेंगे, किसी भी ग्रह को कैसे अपनी जिंदगी में काम में लाएंगे, हमारी जर्नी उसी तरह से आगे बढ़ेगी। ये सब हमारे ये 12 हाउसेस में जो फर्स्ट भाव होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और उससे रिलेटेड बाकी के जो 12 हाउसेस होते हैं उससे उसका लिंकेज होता है। एस्ट्रोलॉजी में 12 साइंस होते हैं, ये 12 सन साइंस के नाम से माने जाने जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की 12 राशियां यानी जोडियक साइन है, और उनके अपने डिफरेंट अफेक्ट्स होते हैं। इन 12 राशियों में सभी 9 प्लैनेट्स टाइम टू टाइम ट्रांजिट करते रहते हैं और अपना अफेक्ट क्रिएट करते रहते हैं। जिस किसी भी राशि में कौन सा प्लैनेट कब आएगा, क्या करेगा, या उसके गुण धर्म क्या होंगे, ये उस प्लैनेट के गोचर पे या ट्रांजिट पे डिपेंड करेगा। लेकिन वहीं पर आपको एस्ट्रोलॉजी यहां गाइड करती है कि देखिए आपके आपकी आपके इस ग्रह की ये दशा चल रही है, और यदि आप उस ग्रह से रिलेटेड काम कर लेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। उस ग्रह को यूटिलाइज कर लीजिए, उस दशा को यूटिलाइज कर लीजिए। और इसी प्रकार से यदि आप उस ग्रह के विपरीत काम करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नहीं तो कहा जाता है कि आप इस मंत्र का जाप करिए, उसको शांत करिए, इस प्लैनेट का दान करिए। ये उसकी एक्टिविटी के पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है। उस ग्रह को उसका मनपसंद भोजन देकर हम उसे खुश कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको नवग्रह कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस की जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी को प्रिडिक्शन टूल की तरह हम यूज ना करके उसको हम अलाइनमेंट टूल की तरह यूज कर लेंगे तो लाइफ में काफी हद तक सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे मान लिया शनि जो होता है वो आलस का भी कारक होता है, और शनि बहुत हार्डवर्क का, बहुत अथाह परिश्रम का भी कारक होता है। तो आप चाहो तो शनि की दशा में आप आलस कर लो या फिर बहुत मेहनत कर लो। यदि मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। उसके अच्छे गुण धर्म को आप यूज करिए, और इस तरह से आप किसी भी ग्रह के एट्रीब्यूट्स को अपना करके लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। वैदिक नक्षत्र में नक्षत्र की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, और हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हर नक्षत्र का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, एक डाइटी होता है यानी देवता होता है, और हर की अपनी अपनी अनोखी विशेषता होती है। हर नक्षत्र की अपनी अनोखी विशेषता होती है।
अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र होता है और रेवती नक्षत्र 27वां होता है। अभिजीत नक्षत्र 28वां नक्षत्र होता है और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्लियरली मेंशन किया है कि अभिजीत नक्षत्र 28वां नक्षत्र है और ये उनका व्यक्तिगत नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों को पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की पत्नियां कहा गया है और चंद्रमा हर नक्षत्र के साथ एक दिन स्पेंड करते हैं, तो एक दिन के लिए हर नक्षत्र आता है। किसी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए, जैसे हमें मान लिया गृह प्रवेश कराना है, शादी ब्याह कराना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए जाना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने आना है, तो हम अच्छे नक्षत्रों का यूज करते हैं। इनको मुहूर्त कहा जाता है। जो डेली प्रिडिक्शंस आप सुनते हैं या न्यूज़पेपर्स में आपने देखे होंगे, वो भी नक्षत्रों के बेसिस पर ही होते हैं। जो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है वो नक्षत्रों के बेसिस पर ही किया जाता है। 12 राशियां होती हैं और हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। प्रिडिक्शन उस बेसिस पर होती है। आगे आगे आने वाले हम वीडियोस में इसकी भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन सबको समझने के लिए सबसे पहले भाव और कारक तत्व को जानना जरूरी होता है, क्योंकि ग्रह और भाव जिस विषय का कारक होता है, जिस टॉपिक का कारक होता है, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो और अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में हम उन्हीं एरियाज से रिलेटेड गुड और बैड रिजल्ट्स देने में केपेबल होते हैं। अ क्लू टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन। मान लिया मैं आपको एक छोटी सी आइडिया देती हूँ कि कैसे दशाएं काम करती हैं। जैसे आप लोगों के मन में अक्सर ये क्वेश्चन आता होगा, मेरी जॉब कब लगेगी, किस फील्ड में जाऊं, किस शहर में जाऊं, अब्रॉड चला जाऊं क्या, बेटर चांसेस मुझे कहाँ मिलेंगे, मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, लड़का जॉब करेगा या बिजनेस, उसकी फैमिली एनवायरनमेंट कैसा होगा, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा। इन सब क्वेश्चंस देने में एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। भाव कारक इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के जिस भी घर में या भाव पर जो प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है उसको सिग्निफिकेटर या भाव का कारक ग्रह कहते हैं। यदि वो कारक प्लैनेट्स अपने भाव से एसोसिएट हो जाते हैं तो उस हाउस पर वे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं। जैसे सूर्य जो होता है वो लगन का कारक माना जाता है, यानी फर्स्ट हाउस का। वो 9th हाउस में भी बहुत अच्छा काम करता है, 10th हाउस में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सूर्य 1, 9 एंड 10 हाउस का कारक हो गया। इसी तरीके से जुपिटर 2nd, 5th, 10th एंड 11th हाउस का कारक है। मार्स कहां कहां स्ट्रांगली एक्ट करता है, 3rd एंड 6th हाउस में बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ ये पराक्रम दिखाता है, ये दुष्टाना हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रमा चौथे घर का कारक होता है, बुध भी 4th हाउस का ही सिग्निफिकेटर है। शनि जो होता है उसको 4 हाउसेस का सिग्निफिकेटर माना गया है, 6th, 8th, 10th एंड 12th। मारक हाउसेस। मारक हाउसेस वैदिक ज्योतिष में मारक स्थान का मीनिंग है मौत का कारण बनने वाला घर। हॉरोस्कोप में 2nd एंड 7th हाउस को मारक स्थान बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि इस घर के स्वामियों को मारक ग्रह माना जाएगा। ये हाउसेस लॉसेस और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स को डिनोट करते हैं। 8th हाउस लॉन्जिटिविटी का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जो लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं उनका कारक होता है, जैसे एक्सीडेंट्स, मेजर लाइफ क्राइसिस, ये सब। क्योंकि 8th हाउस से 12th हाउस 7th हाउस बनता है तो 7th हाउस को मारक स्थान बोला जाता है। सेकेंड हाउस क्यों मारक बोला जाता है? क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी बेसिक फैमिली नीड्स पूरी करता है। जब हम धरती पर आते हैं तो हमारा परिवार होगा तो हमारे को सर्वाइवल में इजी रहेगा। यदि ये सीवियरली इफेक्ट हो जाएगा तो बच्चे का बचपन ही खराब हो जाएगा, उसकी फाउंडेशन खराब हो जाएगी। इसलिए सेकेंड हाउस को भी मारक भाव बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई खराब प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। सूर्य और मंगल गर्म ग्रह हैं, इसलिए ये अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के। ये दोनों नॉलेज देने वाले प्लैनेट्स हैं और ब्राह्मण वर्ग में आते हैं।
चंद्रमा और बुध बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये वैश्य वर्ग में आते हैं। वैश्य लोग बिजनेस करते हैं ना। शनि को नौकर, एम्प्लॉय, लोअर कास्ट का बोला जाता है, इसलिए शूद्र वर्ग में शनि आते हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों जल तत्व के कारक हैं। बुध पृथ्वी तत्व का कारक है। बृहस्पति क्योंकि हर चीज को फैलाता है, ये एक्सपेंशन का कारक है, ये आकाश तत्व का कारक है। और शनि, राहु, केतु ये तीनों वायु तत्व के कारक हैं। इसलिए जब इन सब की दशा आती है, शनि राहु केतु की दशा आती है, तो बॉडी में गैस के इश्यूज होने लग जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये सत्व यानी सात्विक प्रकृति के प्लैनेट हैं। मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु ये तामसिक प्रकृति के प्लैनेट्स हैं। और बुध और शुक्र ये रजस प्रकृति के प्लैनेट्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कहां पे अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है? एग्जॉल्टेड यानी उच्च के ग्रह, डिबिलिटेटेड यानी नीच के ग्रह। सूर्य जो होता है वो एरीज यानी मेष राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि वो लिब्रा यानी तुला में नीच का होता है। चंद्रमा वृषभ में उच्च का और वृश्चिक में नीच का माना जाता है। उच्च का मतलब अच्छे रिजल्ट देना, नीच का मतलब परेशान करना। मार्स मकर यानी कैप्रिकॉन में उच्च का होता है और कैंसर यानी कर्क में नीच का। मर्करी यानी बुध वर्गो यानी कन्या में उच्च का होता है और पाइसेस यानी मीन में नीच का होता है। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह कैंसर यानी कर्क में उच्च का और कैप्रिकॉन यानी मकर में नीच का होता है। वीनस पाइसेस यानी मीन में उच्च का, वर्गो यानी कन्या में नीच का हो जाता है। सैटर्न यानी शनि आपका लिब्रा यानी तुला में उच्च का और एरीज और या मेष में नीच का हो जाता है। राहु मिथुन राशि में, जमिनी राशि में उच्च का और सेजिटेरियस यानी धनु में नीच का होता है। और नवा ग्रह है हमारा केतु, ये धनु यानी सेजिटेरियस में उच्च का और जेमिनी यानी मिथुन में नीच का होता है। यदि आपका जन्मजात चंद्रमा एरीज यानी मेष राशि में हुआ तो आपकी राशि मेष हुई। इसी प्रकार से यदि आपका जब आपने जन्म लिया तो आपके चंद्रमा की क्या पोजीशन थी? वो वृषभ में था, टॉरस में था, तो आपका जो राशि हुई, आपकी राशि हुई वो वृषभ राशि हुई। उसी प्रकार से आप लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, तो आपकी चंद्र राशि वही होगी। शुरुआत में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लर्न करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो ये सब आप आपस में लिंक कर पाएंगे। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।